बात जो आज यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और मटीरियल फैक्ट है इकॉनमी के बारे में जिस पे शायद तवज्जो नहीं दी जा रही, कि आपका आईएमएफ का ये मौजूदा प्रोग्राम जून के अंदर एक्सपायर हो रहा है और आईएमएफ अपने मैट्रिक्स और अपने टीओआरस के तहत प्रोग्राम्स को एक्सटेंड नहीं करती। नया प्रोग्राम जो है वो हुकूमत को निगोशिएट करना पड़ेगा। आईएमएफ इंटरिम्स हुकूमत के साथ भी प्रोग्राम्स जो हैं वो निगोशिएट नहीं करती और आउटगोइंग हुकूमतों के साथ भी वो अनकम्फर्टेबल होते हैं पॉलिसी डिसीजंस लेते हुए। और ऐसे आईएमएफ के प्रोग्राम, क्योंकि वो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट होती है और आप ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लॉक कर रहे होते हैं मईशत के अंदर जिन्होंने कम से कम 3 साल चलना होता है, 2 से 3 साल, तो जाहिर है वो अगली हुकूमत ने आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सिक्यूशन करनी होती है। तो जाने वाली हुकूमत उनकी उस तरह बाइंडिंग कमिटमेंट्स जो है उससे वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जून से पहले एक नई मुंतखब हुकूमत मौजूद हो जो 5 साल के लिए हो और जो आईएमएफ के साथ एक फ़्रेश प्रोग्राम के लिए इंगेज करे। मेरा ख्याल है कि मुल्क में अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी और तो बहुत सारे सेंटिमेंट तो स्टेबिलिटी से ही टर्न अराउंड हो जाएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी अगली हुकूमत को संजीदा बुनियादों के ऊपर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जून से पहले, जून के महीने के दौरान ही हमें आईएमएफ के साथ इंगेज करना पड़ेगा अगले प्रोग्राम के लिए, ताकि क्योंकि अब ये मईशत अगर तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन ना होता तो ये जो 3 साल प्रोग्राम था, डिस्पाइट कोविड के बावजूद और ये जो सुपर कमोडिटी साइकिल आया इसके बावजूद, हमने इसको पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करके अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को अपने ओन पे कंटिन्यू करना था। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल में 6% ग्रोथ, 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ, रिकॉर्ड $32 अरब की एक्सपोर्ट ग्रोथ, रिकॉर्ड एग्रीकल्चर की 4.5% ग्रोथ जो आज तक कभी पहले नहीं हुई, ये सारा कुछ, ये जो सारे हमने रिकॉर्ड तोड़े और इसके अलावा और बहुत सारी अचीवमेंट्स, ये सारा का सारा सेंटिमेंट और ये सारा का सारा मोमेंटम जो है ये रायगां चला गया है। और आज इस नहज पे हम खड़े हैं कि मुल्क अगर एक हफ़्ता डिफ़ॉल्ट नहीं करता तो उसको भी, ये जो हमारी नालायक हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत है, उसको भी एज एन अचीवमेंट समझी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोटी के लिए और सस्ते आटे के लिए लाइंस लग गई हैं। हमारे दौर में मीडिया के एंकर्स की लाइंस होती थी जो जाके गली मोहल्लों में इंटरव्यू करते थे, लेकिन अब तो हकीकी बुनियाद पे बदकिस्मती से अवाम की लाइंस जो हैं वो लगी हुई हैं। अवाम के पास कोई एंकर तो नहीं जा रहा उनसे महंगाई का पूछना या उनका हाल पूछना इस हुकूमत में, लेकिन अवाम खुद चीख चीख के अपना हाल बता रही है। और एक शख्स की जान चली गई गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले सस्ते आटे लेते हुए। सस्ता आटा लेने के लिए उस शख्स की जिसकी जान गई, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी जिन्होंने अरबों रुपए के NRO 2 के ज़रिए अपने केस माफ़ कराए उनकी जान कीमती है। ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ मुतमईन हो के कहते हैं कि नहीं जी ये मुल्क अब इधर आ गया है, तवानाई का बहरान है, कोई कहता है कि जी चिकन खाना छोड़ दो, कोई कहता है कि नहीं जी ये बहरान आ जाएगा और कोई ऐसा इसमें मसला नहीं। देखें, ये आप लोगों ने, हम सबको पता है, पूरे मुल्क को पता है कि आप लोगों ने क्या किया इस मुल्क के साथ। आप आए, आप अपने केस ख़त्म कराने आए थे और आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। वक्त पे फैसला साजी आपने नहीं की और मईशत पिछले 9 माह के अंदर उस नहज पे पहुंच चुकी है कि अब लोगों को जो आने वाला वक्त है वो बहुत सख्त होगा। आईएमएफ के साथ भी सख्त होगा और आईएमएफ की तरफ अगर हम ना गए फिर तो तबाही का आलम होगा। किसी, हमें इनके मिनिस्टर ने, अब ये कुछ दिन पहले डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीटीआई के वाइट पेपर पे, और वो छोटे छोटे नंबर लेके उनको स्लाइस करके अपना उसको स्पिन देने की कोशिश की। मुल्क की मईशत डूब रही है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आइंदा का रास्ता भी बता देंगे कोई 2 मिनट के अंदर। कोई रास्ता नहीं बताया गया। तवानाई का मिनिस्टर ये नहीं बता रहा कि ये जो लोड शेडिंग हो रही है ये क्यों हो रही है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब को अब तक कौम को एतमाद में लेना चाहिए था कि ये जो मईशत की आलम आ चुका है इसे कैसे निकालना है उन्होंने, वो भी सीन से बिल्कुल गायब है। एक रडरलेस हुकूमत, यानी ये वो हुकूमत है जिसका कोई रडर नहीं, कि जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपने ज़ाती अज़ाइम के लिए आई थी और वापस ही अपने बैरूनी महलात में चले जाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर क्राइसिस छोड़ जाएंगे। तो NRO 2 की हमने कीमत तो अदा कर दी है, लेकिन हमें मज़ीद कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फ़ौरी तौर पे एक नई मुंतखब हुकूमत को लेके आना चाहिए ताकि रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान, अब तो रेस्क्यू, स्टेबलाइजेशन और फिर रिकवरी का प्लान बनेगा। और ये सारे, एक ऐसी हुकूमत ये फैसला साजी कर सकती है जिसके आगे 5 साल का रनवे हो, जो मुस्तहकम हो, जो लोगों से कम्युनिकेट कर सके
और एक ऐसा लीडर जिस पर लोगों को इत्मीनान हो कि भाई ये कोई अपने केस माफ़ कराने के लिए नहीं, ये दिन रात एक करके, बेशक सख्त फैसले करने पड़े लेकिन दिन रात एक करके हमारे लिए ये कोशिश और जिद्दोजहद करके इस मुल्क को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करेगा। ये सिर्फ अपने केस माफ़ करा के वापस सरे महल या एवन फील्ड नहीं चला जाएगा, या ये अपने नवासों को या पोतों को सियासत में लाने के लिए राह हमवार नहीं करेगा। तो हमें इस वक्त एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है। ये मुल्क अल्लाह ताला की नेमत है, और ये जो मैंने आपको गैर संजीदगी का आलम बताया इस हुकूमत का, ये बहुत तशवीशनाक बात है। ना इससे ज़्यादा हालात कभी ख़राब हुए हैं और ना इससे ज़्यादा गैर संजीदा और गैर मकबूल हुकूमत पाकिस्तान ने देखी है। गैर मकबूल हुकूमतें लोग क्राइसिस से नहीं निकाल सकती मुल्कों को, और गैर संजीदा हुकूमतें फ़ैसला साजी नहीं कर सकती। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ही हालात जो हैं वो बदलेंगे, लोग होश के नाखुन लेंगे और हम फौरी तौर पर एक नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे और इस मुल्क को एक नई क़यादत देंगे, ताकि एक पॉजिटिव माइंड के साथ IMF से भी इंगेज किया जा सके और इस मईशत को दोबारा इसके पैरों पे खड़ा किया जा सके। जी कुछ ये बता दें कि जैसे आपने मईशत की तरफ पाकिस्तान की ज़राअत की बात की, अब इस वक्त हालात पाकिस्तान के ये कि आटा 160-170 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, आवाम रो रहे हैं, रुल रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि गाड़ियाँ इंपोर्ट करने के लिए LCs खोलने के गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो दोनों चीज़ों को आप कैसे देखें? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई हारमनी नहीं है इनकी पॉलिसीज़ के अंदर, और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक तरफ हमारे इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से जो इस वक्त जो सबसे इम्पेंडिंग क्राइसिस आपके पास आना है वो खुदा न खास्ता फूड शॉर्टेजेस का है, यानी खाने पीने की अशिया की शॉर्टेजेस का, और ये बड़ा सख्त क्राइसिस आना है। इसके ऊपर इस वक्त एक अलहदा टास्क फोर्स होनी चाहिए थी जो आपके मुल्क में तमाम अनाज की और गंदम की जो मिकदार है एट एक मुनासिब दाम के ऊपर उसको इंश्योर करती। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क तो ऐसे बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ा गया है कि जो अपनी डायरेक्शन में चली जा रहा है और तबाही की जानब चला जा रहा है, और कोई प्लानिंग या कोई किसी किस्म की सेंट्रलाइज्ड हमें प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। हमारे सब हुकूमती वज़रा ये कहती हैं कि जैसे कि ये IMF प्रोग्राम जो है वो आप ही गवर्नमेंट में इसका आगाज़ हुआ था, और ये माइंस भी आप ही लगा कर गए थे कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए आपको इस चीज़ का इदराक हो गया था कि हुकूमत तब्दील होने जा रही है, तो ये आप माइंस लगा कर गए कि आने वाली गवर्नमेंट को माशी मैदान में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो नहीं, देखें, बात यह है कि अगर हमने कोई ऐसी माइंस लगाई होती हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ठीक ना होती, तो हमारे अपने वक्त में ये मुश्किलात आ जाती ना। और हमने ऐसा क्या किया, हमें 8 अप्रैल को जब मुस्लिम लीग नून ने और PDM ने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया, उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेश किया जाएगा। उस वक्त तो सिर्फ डोनाल्ड लू को पता था, या चंद लोगों को पता था, अरबाब इख्तियार को पता था, या ये PDM की जमातों को पता था। इवन PDM की जमातों के जो सेकंड टियर लीडरशिप थी उनको भी नहीं पता था। तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है हमारे पास। तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप ये देखें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की और IMF की रिपोर्ट्स आप हमारे आखिरी चंद माह की उठा के देख लें, किसी एक में कोई अंदेशा भी जाहिर किया गया हो कि मईशत का कोई बहरान आने वाला है या कोई पॉलिसी ठीक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट, बाय एंड लार्ज कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट्स थी, हालांकि उनमें तनकीद भी होती है उनकी रिपोर्ट्स में, लेकिन और बात हो रही थी सस्टेनेबल ग्रोथ की, यानी एक ऐसी ग्रोथ जो आपके डेफिसिट्स को इनलार्ज नहीं करेगी। हमारा करंट अकाउंट ऑलरेडी श्रिंक होना शुरू हो गया था, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक कंफर्टेबल पोजीशन पे थे, कोई फाइनेंसिंग गैप नहीं था मुल्क में मार्च तक। फाइनेंसिंग गैप का मतलब ये है कि जहाँ पे आपके जो प्रोजेक्टेड इनफ्लोज हैं और प्रोजेक्टेड आउटफ्लोज हैं उसमें गैप होता है, और आपकी डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स में और आपकी अरेंज्ड फाइनेंसिंग में, जिस तरह इस साल 8-10 अरब डॉलर का गैप है, कोई ऐसा गैप हमारे 3 सालों में नहीं था। और हाँ, हमारे लिए तो ये एक हैरानगी की बात थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। कोई इसका हमें पहले ना आसार थे ना कुछ था, यकदम ये ज़रूर हमें पता था कि कोई एक साजिश बुनी जा रही है, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि ये 8 मार्च को ला के लोटे पैदा किए जाएंगे और 20 लोगों का ज़मीर जागा जाएगा, और उसके बाद ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए हमें ख़त्म करके एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। तो मैं अभी सियासी मामलात पे तो खैर आया नहीं कि जहाँ पे जब ये मईशत के साथ ये कुछ हो रहा था तो सियासत में क्या हो रहा था, वो तो एक अलहदा दास्तान है, एक पाकिस्तान की तारीख तरीन दास्तान है जिसको आप कोई तारीख के सफ़ों से मिटा नहीं सकेगा। कोई IMF की डिमांड नहीं थी मेरे टाइम पे। जो लास्ट मेरी अक्टूबर, मैं आपको IMF की बात बता दूँ, गैर संजीदा से जो बयानात होते हैं वो तो IMF की कोई ऐसी शर्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की थी कि डॉलर जो है वो 226 का हो जाएगा, ओपन मार्केट में 250-60 का मिलेगा, या
बिजली का नर्क जो है वो 45 रुपये का हो जाएगा और 30 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे। टोटल अक्टूबर 2021 में जो उनके साथ मुआहदा हुआ था तो हमने जून तक 2 रुपये 61 पैसे यूनिट बढ़ाना था, और आपको पता है हमारे दौर में 16 रुपये का यूनिट था इंडस्ट्री को और 12 रुपये का इजाफी यूनिट जाता था। और सर्दियों में ये स्कीम घरेलू सार्फिन के लिए भी थी कि आप जितना इजाफी यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो आपको 12 रुपये 12.5 रुपये का मिलेगा। ये अब IMF आपसे इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि आपका जो इन्होंने जो बिजली घर इंपोर्टेड ईंधन पे लगाए थे वो सारे डॉलर इंडेक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में थे। जब आपका डॉलर चला गया 180 से 226 पे तो जाहिर है कि उसका फ्यूल महंगा हो गया और वो बिजली बनाने की कॉस्ट महंगी होगी, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं बहुत ज़्यादा। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट को इसके बराबर लेके आएँ। अब हमारे दौर के अंदर हमारे आखिरी साल में कुछ 100 अरब रुपये सर्कुलर डेट में सालाना इजाफा रह गया था सिर्फ, जब हम आए थे 450 अरब था। डिस्पाइट द फैक्ट कि कीमतें बढ़ रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि नए कैपेसिटी पेमेंट्स आ गई 450 अरब से जब हम छोड़ के गए तो 1000 अरब पे थे, तो उसके बावजूद आपकी सर्कुलर डेट में इजाफा 450 अरब से कम होकर सिर्फ 100 अरब रुपया सालाना रह गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, और इस साल हमने नेगेटिव में जाना था। इस वक्त इनके 9 माह के अंदर जो हम 100 अरब पे इजाफा लेके आए थे वो वापस 450 अरब पे चला गया। अब IMF ये कह रहा है कि इसको वापस आप लेके आए जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस रोड मैप पे छोड़ के गई थी। तो मिस मैनेजमेंट, यही मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये IMF की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि डॉलर कितने का होना चाहिए या बिजली का नर्क जो है वो तो सर्कुलर डेट से ड्रॉ करते हैं ना आपका, कि आपके खसारे कितने बढ़ रहे हैं और उसे कम करने के लिए आपको कितनी एडजस्टमेंट चाहिए। ये क्योंकि मईशत अब इस नहज पे आ गई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सख्त फैसले अनअवॉइडेबल हो गए हैं, और ये सारा का सारा जो फ्री फॉल हुआ है ये सारा का सारा पिछले 9 माह के अंदर हुआ है। अभी भी आप देखें कि कोई क्लैरिटी नहीं है IMF प्रोग्राम के ऊपर। इसहाक डार साहब लड़े बैठे हैं IMF से, और शहबाज शरीफ साहब का जो झूठ है वो मैंने आपको बता दिया कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर भी उन्होंने सियासत खेलने की कोशिश की और एक अपना मनपसंद बयानिया IMF को खुद आना पड़ा मैदान में उनकी बात को तरदीद करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत के पास ना तो पॉलिटिकल स्पेस है, ना ही इनके पास फैसला साजी की क़ुव्वत है। ये एक टूटी फूटी हुकूमत है जो बैसाखियों पे खड़ी की गई है, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को आपने दीवार से लगाया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जी मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा और माशी इस्तेकाम भी, सारे के बावजूद ऐसे तो नहीं। 4% इंक्रीज़ का मतलब है कि इन रियल टर्म्स आपका रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि 25% तो महंगाई है, सिर्फ 25% तो रुपए की वैल्यू कम होगी। अगर 17% आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब है 8% इन रियल टर्म्स आपका रेवेन्यू गिर गया, टैक्स टू GDP आपका गिर गया है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात की रेवेन्यू करंट अकाउंट डेफिसिट, आपने सारे मुल्क की इंपोर्ट बंद कर दी है, आपने एलसियाँ चोक कर दी हैं, आपने मुल्क की मईशत का गला घोंट दिया है, और आप कह रहे हैं कि जी ये देखो ये मेरा करंट अकाउंट नीचे आ गया। ऐसे तो नहीं, या तो वॉलंटरीली नीचे आता ना, आपके खाम माल आ नहीं रहा, आपके मुल्क में दवाइयाँ आ नहीं रही। भाई आप एक घर में आपके एक ख़ानदान रहता है, उसको आप भूखा मार देते हो और आप कहते हो देखो मैंने बचत कर ली अपनी सारी तनख्वाह की इस साल। ये बात नहीं है। आपका करंट अकाउंट कम आने के बावजूद इस वक्त आपका फाइनेंसिंग गैप मौजूद है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं। करंट अकाउंट नीचे आने का तो मकसद ये है ना कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिप्लीशन यानी कमी खत्म हो जाए। वो तो नहीं हो रही, वो तो आगे से भी ज़्यादा तेज़ पकड़ गई है। आपके इंपोर्ट से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट नीचे आ गई है, आपकी एक्सपोर्ट भी नीचे आ गई है, उसका भी फिर ये जिक्र करें। तो ये जो इशारियाँ हैं ना, इस तरह सेलेक्टिवली इनको यूज़ करने का वक्त चला गया है। ये PTI के दौर में ये PDM किया करती थी जब अपोजिशन में थी, तो अब इन्हें ये याद रहना चाहिए कि अब ये अपोजिशन में नहीं, अब ये गलती से हुकूमत पे मुसल्लत कर दिए गए हैं तारीख के एक हादसे के ज़रिए। अब इनको इन डेटा पॉइंट्स की मैनिपुलेशन से निकल के मईशत को संजीदगी से लेना चाहिए और ये इन बचगाना चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए। ये इनको तो उड़ा के रखा जा सकता है। आप देखें 25% महंगाई के बावजूद 400 अरब का दिसंबर का शॉर्टेज है, दिसंबर तक का FBR के रेवेन्यू कलेक्शन में 25% महंगाई के बावजूद, 25-30%, 40% डिवैल्यूएशन के बावजूद रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ गया है। और ये जो करंट अकाउंट का खसारा है, आज आपकी ज़रा ये LCयाँ खोलने की आप इजाज़त दें ना, जो हेल्ड अप पेमेंट्स हैं, जो कमर्शियल लोग LCयाँ खोलना चाहते हैं, ये फिर देखें करंट अकाउंट के वापस कैसे चढ़ता है। देखें अब तो खैर इस पे इमरान खान साहब ने खुद बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर दी है कि किस तरह यहीं से लॉबिंग जो थी वो हुसैन हक़ानी के ज़रिए शुरू की गई अमेरिका के अंदर, और फिर अमेरिका से वापस ये सारी चीज़ें कहलवाई गई। अमेरिका से भी नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है उनके जो डोनाल्ड लू साहब, जो उनके जूनियर एक असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर हैं जो साउथ एशिया को, पाकिस्तान को देखते हैं, उनके ज़रिए कहा गया। लेकिन उसकी लॉबिंग जो है वो सारी यहाँ से हुई और इस पर इमरान खान साहब ने भी काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है।
तो मैं समझता हूँ कि ये अब सारी बातें तो कौम के सामने खुल के आ गई हैं। बयानिया जो अब लोगों बयानिए की बात से अब हम आगे जा चुके हैं। लोगों को सब पता है कि पिछले 8-9 महीने में क्या हुआ। लोगों को आप जितना मर्जी इश्तिहार दे के, जितना मर्जी चीख चीख के ये हुकूमत समझा ले, लोगों को ये चीज़ वाजे नज़र आ चुकी है। अब तो जबर की बात ही है ना कि जबर से जितना आवाम को दबा लें उतनी देर ये हुकूमत कर लेंगे। लेकिन ऐसे आपकी मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क निकल जाना है। आप हमें तो दबा सकते हैं जबर से, मईशत को तो नहीं चला सकते ना आप जबर से। जी उससे पहले फ्रेश मैंडेट की जरूरत है। जी बिल्कुल। 5.8 बिलियन आपके रिजर्व में, अगर इंटर्न गवर्नमेंट आ जाती है डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा। देखें, बात यह है कि IMF इंटरिम गवर्नमेंट से यूजुअली बात नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट के पास पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने का कानूनी मैंडेट नहीं होता पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। और IMF का भी अपना TOR यही है कि वो हुकूमत जिसके पास मैंडेट हो वो उसी से बातचीत करती हैं। ज़ाहिर है इखलाकी तौर पे भी ये आप ये बात देखें ना कि जिस हुकूमत ने हुकूमत करनी है और जवाबदेह होना है अपनी पॉलिसियों के लिए, वही अगले 2-3 साल के लिए IMF के साथ कोई फॉर्मेट तय करेगी ना। तो वो IMF भी इस मामले में ज़्यादा कंफर्टेबल एक नई हुकूमत के साथ ही होगा, इनके साथ तो नहीं होएगा। इसलिए हमें अब ज़िद छोड़ देनी चाहिए। ये अब बात काफ़ी बिगड़ गई है मईशत की, और ये लोगों की जानें चली गई हैं सस्ते आटे की खातिर। तो मेरा ख्याल है हमें ज़िद छोड़ के अब हमें होश के नाखून यानी आप लोग आपने LNG लेके लोगों को सस्ते दामों में सियासी मकासद के लिए दी है, जिससे आज कंपनी में जो डाटा है वो 700 बिलियन हो गए। अच्छा, ये मैं अब आपको बताता हूँ। जो आपका पहला दूसरा वाला सवाल है, वो जो रिजर्व्स है हमारे, तो एक दौर में 21 अरब डॉलर सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स गए ना यार। तो वो तो ये आप तो बात कर रहे हैं, दोनों के मिला के बात कर रहे हैं कि 10 अरब डॉलर। हमारे दौर में तो सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व्स 21 अरब डॉलर तक गए थे। जब इन्होंने LNG के प्लांट्स लगाए टेक और पे के, और आपको पता है बड़े स्कैंडलस तरीके से ये प्लांट्स लगे थे, और ये जो सौदे इन्होंने किए बाहर से, तो इन्होंने साथ एक और कानून पास कर दिया कि आप जो आपका घरेलू सारिफ है या जो दूसरा कस्टमर है जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे है, उससे आप LNG की कीमत नहीं ले सकते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ने किया था। और 2-3 साल हम छोटे सूबों के साथ इंगेज रहे कि इसको हम बदलें इस कानून को, और फाइनली फरवरी 2022 में इस साल हमने उस कानून को बदल दिया। और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से फरवरी में मेरा ख्याल है कि ये पास हो गया था नेशनल असेंबली से, जनवरी या फरवरी में, और उससे अगले माह ये पास हो गया था सेनेट से, और हम इसको इस बजट के अंदर नाफिज करने लगे थे। लेकिन उस दौरान हमारी हुकूमत चली गई। इन्होंने अभी तक उसको नाफिज नहीं किया। वो कानून बना पड़ा है, वो अभी तक नाफिज नहीं हुआ। उसको उन्होंने उसके जो पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस आने थे वो नहीं आए, जिसके नतीजे में सिर्फ दिसंबर के माह में मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने 150 अरब रुपया सर्कुलर डेट में गैस की ऐड किया, क्योंकि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पास किया गया वेकॉक का बिल अभी तक इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं